सुभाष चंद्र की बायोग्राफी हमने देखी। अब हम देखते हैं उनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। ही वॉज अ रेडिकल, रियलिस्टिक एंड सोशलिस्टिक पॉलिटिशियन। वो एक रेडिकल माने उग्र विचार के, रियलिस्टिक यानी यथार्थवादी, जो ट्रुथ है उसको समझ करके, जो वर्तमान है उसको समझ करके कार्य करने वाले, एंड सोशलिस्टिक एवं एक समाजवादी राजनीतिक व्यक्ति थे, एंड अ ट्रू नेशनलिस्ट, इसके अलावा एक सच्चे राष्ट्रवादी थे। हु वांटेड टू मेक इंडिया फ्री फ्रॉम इंपीरियल पावर, जो कि एक साम्राज्यवादी शक्ति जो ब्रिटेन के रूप में भारत में थी, उससे भारत के देश को आजाद कराना चाहते थे बाय एनी मीन्स, किसी भी तरीके से। उसके लिए उनके लिए कुछ भी उचित अनुचित नहीं था। यहां तक कि फांसीवादी शक्तियां जर्मनी, जापान, इटली जैसे देशों से भी अगर मदद लेने की जरूरत पड़ी तो उन्होंने अपने कदम पीछे नहीं खींचे और भारत की आजादी के लिए उन्होंने देश से बाहर निकल करके इन सभी साम्राज्यवादी शक्तियों के साथ समझौता किया। कुछ भी करना पड़े, अल्टीमेटली लक्ष्य देश को आजादी दिलाना है। सिद्धांत अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन उससे बड़ा है देश की आजादी। He believed that freedom can't be achieved without sacrifice. स्वामी विवेकानंद का यह कथन है, nothing can be achieved without any sacrifice। उसी को इन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता भी, जिस प्रकार कोई भी वस्तु बिना किसी त्याग के प्राप्त नहीं की जा सकती, तो स्वतंत्रता जैसी महत्वपूर्ण वस्तु भी बिना किसी त्याग के, घर में अहिंसा का जाप करते रहने से, झुक करके अंग्रेजों से बात करते रहने से आजादी नहीं मिलेगी। आगे हम उनका एक स्टेटमेंट देखेंगे जिसमें वो कहते हैं कि दुनिया का इतिहास ये बताता है कि आजादी, स्वतंत्रता, जीत कभी भी बातचीत करने से नहीं मिलती। उसके लिए कर्म करना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए खून बहाना पड़ता है। Gandhian philosophy is no more relevant and ahimsa should be replaced by diplomacy and internationalism। उन्होंने कहा आज के दौर में यानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौर की बात है, जब पूरी दुनिया एक विश्व युद्ध के बाद दूसरे विश्व युद्ध में आ गई थी, उस समय अहिंसा जैसे सिद्धांत, अगर दुनिया में अहिंसा जैसा सिद्धांत और उसको मानने वाले लोग होते तो प्रथम विश्व युद्ध नहीं होता, और यदि हो भी जाता तो दूसरा नहीं होता। तो दुनिया में अहिंसा अपनी जगह महत्व रखता है, लेकिन एक देश को आजाद कराने जैसे मुद्दे पर केवल अहिंसा से काम नहीं चलेगा। और गांधीवादी दर्शन से सुभाष चंद्र बोस का विश्वास उठ चुका था और उनका कहना था कि केवल अहिंसा से इस देश को आजादी नहीं मिलेगी, अहिंसा को रिप्लेस किया जाना चाहिए दो चीजों से। पहली डिप्लोमेसी माने भारत को ऐसी कूटनीतिक चाल चलनी पड़ेगी जिससे दुनिया के कई देशों का समर्थन भारत को मिले, ब्रिटेन पर दबाव पड़े और ब्रिटेन भारत छोड़ने पर विवश हो जाए। ब्रिटेन भारत छोड़ो आंदोलन से भारत नहीं छोड़ेगा। ब्रिटेन पर जब दुनिया का दबाव पड़ेगा, जब ब्रिटेन के दुश्मन, ब्रिटेन के दोस्त सभी प्रकार से ब्रिटेन को परेशान करेंगे, हमारा इतना प्रभाव होगा कि हम अपनी कूटनीति के माध्यम से ब्रिटेन को झुका पाने में सक्षम होंगे। और दूसरा था इंटरनेशनलिज्म, यानी भारत को अपनी लड़ाई केवल अपने स्तर पर नहीं लड़ना चाहिए, दुनिया में जहां जहां भारतीय हैं, दुनिया में जहां जहां इन देशों ने दूसरों को गुलाम बना रखा है, हमें उन सबके हक में बात करनी है, हमें उन सबसे सहयोग लेना है। केवल भारत के भीतर सिमट करके हम आजादी की लड़ाई नहीं लड़ सकते। तो ये दो विचार के माध्यम से हमें लड़ाई लड़नी है और भारत को आजाद कराना है अंग्रेजों से। केवल सत्य अहिंसा सत्याग्रह के माध्यम से अंग्रेजों को भारत छोड़ना होता तो सदियां गुजर चुकी थी, ये काम वो बहुत पहले कर चुके थे। सत्य अहिंसा का पाठ देने वाले गांधी जी कोई पहले व्यक्ति नहीं थे। इसके पहले बुद्ध, महावीर और भी कई महानुभूतियों ने भारत में अहिंसा सत्य का सिद्धांत दिया है, चाणक्य जैसे आचार्य ने। लेकिन सदैव सर्वत्र आप एक ही सिद्धांत को पढ़ के बैठे, उससे आजादी नहीं मिलने वाली, ऐसा सुभाष चंद्र बोस का मानना है। ठीक है, रिलेवेंसी सबकी है लेकिन अपनी अपनी जगह पर है। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, द्वितीय विश्व युद्ध के समय, he took help and aligned with fascist powers and personally remained inspired from Mussolini, Hitler, Kamal Pasha, Tejo, etc. because he believed that enemy's enemy is our friend and can help us to liberate India from Britain, and then only Britain will realize Indian
करने के लिए तैयार थे। इसी क्रम में उन्होंने दुनिया की फांसीवादी ताकतें, जिनको उस समय पूरी दुनिया बदनाम समझती थी, उनसे तक इन्होंने मदद लेने में जो है परहेज नहीं किया। और फासिस्ट ताकत जर्मनी, जापान, मुसोलिनी ऐसे लोगों से ये मिले और उनसे पर्सनली इन्फ्लुएंस थे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि यही एक ऐसी ताकत है वर्तमान में जो इन पूंजीवादी साम्राज्यवादी देशों को डरा सकती है, पराजित कर सकती है। क्योंकि हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो दोनों विश्व युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ या जो पूंजीवादी ताकतें थी उनके खिलाफ लड़ने वाले यही थे, जापान थे, जर्मनी, इटली, जापान, यही सब तो थे। तो इन्हीं से मदद लिया जाए। इसलिए ये पर्सनली हिटलर, मुसोलिनी, कमाल पाशा, टेजो जैसे जो अथॉरिटेरियन सर्वाधिकारीवादी शासक थे उससे प्रभावित भी थे और इन देशों से इन्होंने मदद भी लिया, बिकॉज क्योंकि उनका मानना था कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होगा, दुश्मन का दोस्त हमारा दोस्त नहीं हो सकता। तो जो दुश्मन की दुश्मन है हमें उनकी पहचान करनी पड़ेगी और उनसे मदद लेनी पड़ेगी। और ये कोई नई सिद्धांत नहीं है, डिप्लोमेसी का ये बहुत प्राचीन सिद्धांत है। आचार्य चाणक्य ने भी यही बात अंतरराष्ट्रीय और विदेश नीति के लिए समझाई है। ठीक है, तो दुश्मन का दुश्मन जब हमारा दोस्त बनेगा तब वो और हम मिलकर के ब्रिटेन पर दबाव डालेंगे और तब ब्रिटेन को पता चलेगा कि भारतीयों की असली ताकत क्या है। केवल घर में बैठे रहने से, आंदोलन करते रहने से वो कुचल देंगे, आंदोलन को दबा देंगे, जेल में डाल देंगे। उनके पास सेना है, उनके पास पुलिस है, उनके पास संसाधन है। उन्हें हमें ऐसे हथियार से मारना होगा जिन हथियारों में वो खुद कमजोर पड़ जाए। ठीक है, और वो हथियार हमारे पास नहीं थे, वो हथियार थे जापान के पास, जर्मनी के पास। तो इसलिए सुभाष चंद्र बोस को लगा कि उनकी मदद हमें लेनी चाहिए। और भारतीयों की क्या औकात है, भारतीयों की क्या ताकत है, भारतीयों की क्या क्षमता है, जब तक अंग्रेजों को हम ये नहीं बताएंगे, क्योंकि उनका मानना था कि भारतीय लोग मूर्ख हैं, ये अनपढ़ हैं, ये अनसिविलाइज्ड हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। तो इन्होंने सिविल सर्विस भी निकाला, दुनिया भर के देशों में घूम घूम करके अनेक भाषाओं को सीखा, जर्मन भाषा सीखा, जर्मनी से, जापान से मदद लिया। तो ये तमाम सैक्रिफाइस इन्होंने करके दिखाया कि भारतीय यदि ठान लें तो कुछ भी कर सकते हैं। Having relationship with fascist powers does not mean to being fascist। कुछ लोग सुभाष चंद्र बोस पर यह आरोप लगाते हैं कि सुभाष चंद्र बोस एक लोकतांत्रिक नेता नहीं थे, एक सच्चे राष्ट्रभक्त नहीं थे, ये फांसीवादी थे। और फांसीवादी का क्या मतलब है, मैं आपको फांसीवाद पढ़ा चुका हूं, वहां से आप समझ लीजिए। तो एक फांसीवादी एक नेगेटिव टर्म है, ये फांसीवादी थे। ऐसा इल्जाम उन पर दो कारणों से लगता है। पहला कारण तो ये कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय उन्होंने खुद फांसीवादी ताकतों के साथ में अपना गठबंधन किया, उनसे मदद ली। और दूसरा, ये फांसीवादी नेताओं से प्रभावित भी बहुत थे, मुसोलिनी इत्यादि की बायोग्राफी पर्सनली उनसे मिले भी थे, हिटलर से, मुसोलिनी से, ठीक है। तो इसलिए इन पर इल्जाम लगाया था कि ये फांसीवादी हैं। पर उनका खुद का मानना है कि अगर मेरे रिलेशनशिप फांसीवादी नेताओं से थे तो केवल इसलिए कि मुझे भारत को आजाद कराना था, मुझे उनके सिद्धांतों को नहीं अपनाना था। दूसरी बात, अगर फांसीवादी नेताओं से संबंध होना ही इस बात का सबूत है कि मैं फांसीवादी हूं, तो उनका आर्गुमेंट है गांधी मीट मुसोलिनी 1930 पर। गांधी खुद मुसोलिनी से 1931 में मिले थे और हिटलर को चिट्ठी भी लिखी थी, यानी गांधी जी के भी हिटलर और मुसोलिनी से संबंध थे। तो इसका मतलब क्या यह है कि गांधी भी फासिस्ट थे? अगर नहीं, तो अगर गांधी फासिस्ट नहीं है तो मैं भी फासिस्ट नहीं हूं। माय फर्म बिलीव टू सोशलिस्टिक अथॉरिटेरियनिज्म। मेरा विश्वास समाजवादी पूर्ण अधिकारवाद पर है, लोकतंत्र पर नहीं है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं फांसीवादी हूं, ठीक है। सोशलिस्टिक अथॉरिटेरियनिज्म का मतलब है डाइवर्सिटी, डिफरेंसेस, पॉवर्टी, ये सब भारत में है। और इन सब को दूर करने के लिए सोशलिस्टिक अथॉरिटेरियनिज्म ही सुटेबल टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। डेमोक्रेसी से ना हम भारत की डाइवर्सिटी को हम बना करके रख सकते, ना भारत में जो डिफरेंसेस, अमीर गरीब, ऊंच नीच, भूखे प्यासे, ये तमाम जो डिफरेंसेस है, हिंदू मुसलमान, ये तमाम डिफरेंसेस हम डेमोक्रेटिक तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते। भारत में गरीबी है, पिछड़ापन है, औद्योगिकरण नहीं है, कृषि की हालत खराब है, तमाम प्रकार की समस्याएं हैं। इन समस्याओं को दूर करने के लिए एक ऐसा सर्वाधिकार व्यक्ति सत्ता में बैठा हो जिसकी सब सुने, वो सबकी सुने, लेकिन करे अपने मन की। और वो भी क्या करे? केवल देश का उद्धार करने के लिए। जब सरकार लिबरल हो जाती है तभी डिफरेंसेस पैदा होते हैं। जब सरकार कठोर हो जाती है तो डिफरेंसेस खत्म हो जाते हैं और हमारे बीच में समरसता और एकता की भावना जो है वो बढ़ती है। इकोनॉमिक प्लानिंग, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस में रहते हुए पहले नेता थे जिन्होंने समाजवाद का समर्थन किया था। और समाज
तरीके से भारत को विकास करने के लिए उन्होंने प्रेरित किया था। और जो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो समाजवादी देशों की फीचर है, और भारत में भी सुभाष चंद्र बोस ने इकोनॉमिक प्लानिंग के माध्यम से भारत की गरीबी और पिछड़ेपन को दूर करने की बात कही थी। इंडिया इज सफरिंग नॉट फ्रॉम एनी वन डिसीज। आगे वो ये कहते हैं कि सोशलिस्टिक अथॉरिटेरियनिज्म भारत में क्यों चाहिए, डेमोक्रेसी क्यों नहीं चाहिए। उससे रिलेटेड उनका एक स्टेटमेंट है कि भारत कोई एक बीमारी से पीड़ित नहीं है, भारत अनेक राजनीतिक बीमारियों से पीड़ित है। राजनीतिक बीमारी माने जातिवाद, धर्म, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, ये तमाम प्रकार की नस्लवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, ये तमाम प्रकार की राजनीतिक बीमारियों से भारत ग्रस्त है। और कोई आदमी एक बीमारी से ग्रस्त हो तो उसके लिए एक उपाय किया जाए, लेकिन जब कोई भी व्यक्ति अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो तो उसको एक ऐसा डॉक्टर चाहिए जो मरीज के मन का ना हो। डॉक्टर अपने मन से जब जैसा लगे वैसा ट्रीटमेंट उस मरीज का कर सके, तभी वह मरीज, वह पेशेंट ठीक होगा। वही स्थिति भारत की है कि भारत को एक ऐसे पिटीलेस अथॉरिटेरियन की जरूरत है। पिटीलेस अथॉरिटेरियन माने दयाहीन, निर्मम, निर्दयी, सर्वाधिकारवादी भारत को चाहिए। यहां निर्मम और निर्दयी का मतलब यह नहीं कि भारत की जनता को परेशान करे। निर्मम और निर्दयी इस कंटेक्स्ट में कहा गया है जो किसी दबाव में आके काम ना करे, जो छोटी मोटी परेशानियों से घबराए ना, जो भारत को आगे विकास के पथ में ले जाने के लिए जितनी भी बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने की जरूरत पड़े उसके लिए तैयार रहे। ऐसा निर्दयी, निर्दयी मानिए नहीं कि भारत के लोगों को मार डाले, ठीक है, ऐसा एक अथॉरिटेरियन भारत में चाहिए, तभी भारत की तमाम राजनीतिक बीमारियों का इलाज होगा। इसलिए सोशलिस्टिक अथॉरिटेरियनिज्म ही भारत के लिए बेस्ट है, डेमोक्रेसी भारत के लिए बेस्ट नहीं, कम से कम शुरू के 20 साल, ठीक है। इंडिया नीड्स कमाल पाशा। इंडिया को एक कमाल पाशा जैसा नेता चाहिए, जैसा टर्की में कमाल पाशा ने किया वैसा ही भारत में करने वाला कोई नेता चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं सुभाष चंद्र बोस को कई लोग फांसीवादी कहते हैं, तो कौन कौन से कैरेक्टर ऐसे थे सुभाष चंद्र बोस में जो फांसीवादी के कैरेक्टर हैं, कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर हैं सुभाष चंद्र बोस में जो समाजवादियों के कैरेक्टर हैं। फिर दोनों कैरेक्टर को देखने के बाद हम आगे देखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस को हम फांसीवादी क्यों कहें और क्यों ना कहें। तो फांसीवादी क्यों है सुभाष चंद्र बोस, उनके कारण है। बोस एज फासिस्ट, जो फासिस्ट लोग होते हैं उनमें निम्नलिखित फीचर पाए जाते हैं। काइंड ऑफ सैक्रिफाइस, फांसीवादियों में मरने मारने बलिदान देने का जज्बा बड़ा ऊंचा होता है, ठीक है। जर्मनी में हिटलर भी यही सब सिद्धांत आगे चलाते थे। तो काइंड ऑफ सैक्रिफाइस, बलिदान देने की इनमें प्रेरणा कूट कूट के भरी होती है। दूसरी होती है रेडिकलिज्म, ये उग्र विचार के होते हैं, झुक करके, प्रणाम करके, पांव पड़ के, गुजारिश करके काम करने वाले लोग नहीं होते। नेशनलिज्म, इनमें इनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना कूट कूट के भरी होती है। ये सबसे पहले राष्ट्र, उसके बाद बाकी सब। हार्ड डिसिप्लिन, बहुत कठोर अनुशासन का पालन करते हैं। जर्मनी जापान की सेनाओं में जो सैनिक थे वो कितनी कठोर यातना उनको दी जाती थी एक मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान, ये आसान काम नहीं होता था, ठीक है। तो कठोर अनुशासन जीवन में होना चाहिए। एलाइड विद फासिस्ट, इनको फांसीवादी कहने के पीछे का कारण ये भी है कि ये ऊपर के सारे सिद्धांत को मानते थे, सैक्रिफाइस को मानते थे, रेडिकलिज्म, नेशनलिज्म, डिसिप्लिन। इसके अलावा ये फांसीवादियों के साथ मिले थे, उनके साथ गठबंधन किए थे। इंस्पायर्ड फ्रॉम फासिस्ट, ये भी है। और वायलेंस या वॉर का ये समर्थन करते हैं, लेकिन सदैव नहीं। जब समस्या हो, समस्या इतनी बड़ी हो, ये देश को आजाद कराने वाली जैसी मामला हो, तो उसके लिए हिंसा और युद्ध का समर्थन करते हैं। नॉट सपोर्टेड डेमोक्रेसी, इसके अलावा ये डेमोक्रेसी को नहीं मानते। सुभाष चंद्र बोस के अंदर इतने सारे फीचर हैं जिससे ये सिद्ध होता है कि सुभाष चंद्र बोस एक फांसीवादी थे। लेकिन क्या यही मात्र कैरेक्टर उनको फांसीवादी बना देते हैं? हम आगे देखेंगे। बोस एक समाजवादी भी थी। तो समाजवादी क्यों थे? एंटी इंपेरियलिस्टिक, समाजवादियों का एक सिद्धांत रहा है कि हम साम्राज्यवाद का विरोध करेंगे। सुभाष चंद्र बोस भी साम्राज्यवाद का विरोध करते थे। स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी, समाजवादियों का मानना है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस नहीं होंगे, पब्लिक सेक्टर के माध्यम से सरकार द्वारा कंपनियां होंगी देश में और इकोनॉमी सरकार द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। इकोनॉमिक प्लानिंग, देश में जो समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं, उनको दूर करने के लिए आर्थिक योजना, आर्थिक नियोजन का काम किया जाएगा। भारत ने इसको किया भी है। हीगल्स आइडियलिस्टिक डायलेक्टिज्म, हीगल का जो वैचारिक या जो वैचारिक द्वंद्ववाद का सिद्धांत है, उस
सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। वेलफेयर ऑफ पुअर एंड डिप्रेस्ड, ये भी जो दबे कुचले लोग हैं, डिप्रेस्ड लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके कल्याण की बात समाजवादी करते हैं, ये भी करते हैं। एंटी कैपिटलिज्म, समाजवादी कैपिटलिज्म के विरोधी हैं, सुभाष चंद्र बोस भी कैपिटलिज्म के विरोधी हैं। तो इन फीचरों से पता चलता है कि सुभाष चंद्र बोस एक सोशलिस्ट थे, इन फीचरों से पता चलता है कि सुभाष चंद्र बोस एक फासिस्ट थे। अब सोशलिस्ट तो थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या वो फासिस्ट थे, इसके लिए हमें कुछ और बिंदुओं पर चर्चा करना पड़ेगा। तो हम यहां पर देखते हैं, भाई बोस नॉट अ फासिस्ट। आंसर है बोस के अंदर कुछ फांसीवादी प्रॉपर्टीज तो थे, लेकिन वो पूर्ण रूप में फांसीवादी नहीं थे। क्यों नहीं थे, हम लोग देखते हैं। दो तरीकों से हम देखेंगे, कैपिटल ए और कैपिटल बी। कैपिटल ए में हम देखेंगे, अनलाइक फासिस्ट बोस सपोर्टेड, यानी फांसीवादी यदि होते तो वो इन सारे बिंदुओं का भी समर्थन करते। ठीक है, जिनका फांसीवादी समर्थन करते हैं, लेकिन गांधी जो बोस है वो उनका समर्थन नहीं करते। ठीक है, तो अनलाइक फासिस्ट, फांसीवादियों के विपरीत बोस सपोर्टेड, फांसीवादी इनका समर्थन नहीं करते, लेकिन सुभाष चंद्र बोस इनका समर्थन करते हैं, जिससे सिद्ध होता है कि सुभाष चंद्र बोस पूर्ण रूप में फांसीवादी नहीं थे। इंटरनेशनलिज्म, सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनलिज्म, अंतरराष्ट्रीयवाद का समर्थन करते हैं, जबकि फांसीवादी अंतरराष्ट्रीयवाद का समर्थन नहीं करते। हम लोग इनके पहले की वीडियो में PSIR में पढ़ चुके हैं। लिबर्टी ऑफ रिलीजन, फांसीवाद में किसी भी धर्म को अपने हिसाब से मानने की आजादी नहीं होती। सुभाष चंद्र बोस लिबर्टी ऑफ रिलीजन की बात करते हैं। भारत देश एक बहुत बहुल धर्म वाला देश है और यहां पर सभी लोगों को अपने धर्म को मानने की आजादी होनी चाहिए, पूर्ण रूप में आजादी होनी चाहिए, ऐसा सुभाष चंद्र बोस का मानना है। लेकिन फांसीवादी देशों में ऐसा नहीं होता। कल्चरल डाइवर्सिटी, फांसीवादी देशों में एक ही नस्ल, एक ही धर्म के लोगों का वर्चस्वता होता है, बाकी वहां पर जो कल्चरल डाइवर्सिटी उसको महत्व नहीं दिया जाता। हमने देखा जर्मनी में यहूदी माइनॉरिटी थी, उनको मार मार के भगा दिया गया। ठीक है, उसी प्रकार इटली में सर्बिया के लोग, रूस के लोग थे, उनको मार मार के भगा दिया गया। तो जो फांसीवादी देश होते हैं वो माइनॉरिटीज और उनके कल्चर को बर्दाश्त नहीं करते, या तो उन पर अपना कल्चर इंपोज कर देते हैं या उनको देश छोड़ने पर विवश कर देते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है और न सुभाष चंद्र बोस ऐसा चाहते थे। वो कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रमोट करना चाहते थे, माइनॉरिटी वेलफेयर के हक में थे। लिबर्टी ऑफ प्रेस एंड मीडिया, जो फांसीवादी देश होते हैं वहां ना तो प्रेस को लिबर्टी होती ना मीडिया को होती। प्रेस और मीडिया वही सब कुछ करते हैं जो वहां का शासक तानाशाह करवाता है। लेकिन ये खुद एक पत्रकार थे और ये चाहते थे कि प्रेस और मीडिया की स्वतंत्रता बनी रहे। रियलिज्म, फांसीवादी लोग आदर्शवादी होते हैं, आइडियलिस्टिक होते हैं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस एक रियलिस्टिक पॉलिटिकल पर्सन थे। इक्वल राइट्स फॉर ऑल, फांसीवादी देश में कुछ लोगों के पास पूरा अधिकार होता है, बाकी लोगों के पास कोई अधिकार नहीं होता। सुभाष चंद्र बोस सभी के लिए बराबर अधिकार की बात करते हैं। जो फांसीवादी होते हैं वो सब्सटेंटिव जस्टिस पर विश्वास करते हैं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस प्रोसीजरल जस्टिस, प्रक्रियात्मक न्याय पर विश्वास करते हैं। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि फांसीवादी प्रॉपर्टीज कुछ कुछ थे सुभाष चंद्र बोस में, लेकिन वो पूर्ण रूप में फांसीवादी नहीं थे। इसके अलावा अनलाइक फासिस्ट, बोस रिजेक्टेड, बहुत सारी ऐसी चीज हैं जिसको फांसीवादी लोग मानते हैं लेकिन सुभाष चंद्र बोस नहीं मानते। ठीक है, देखते हैं ऐसी क्या है। रेडिकल नेशनलिज्म, सुभाष चंद्र बोस नेशनलिज्म को मानते हैं, रेडिकल नेशनलिज्म को नहीं मानते। रेडिकल नेशनलिज्म क्या है? राष्ट्रवाद क्या है? अपने देश से प्रेम। किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय का व्यक्ति हो अपने देश से प्रेम करता है, वो राष्ट्रवादी है। रेडिकल नेशनलिज्म क्या कहता है कि जब तक आप किसी खास नस्ल, जाति या धर्म के नहीं हैं, आप राष्ट्रवादी हो ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, यदि पाकिस्तान में यह कह दिया जाए कि जो मुसलमान नहीं है वो राष्ट्रवादी नहीं है, हिंदुस्तान में कह दिया जाए कि जो हिंदू नहीं है वो राष्ट्रवादी नहीं है, अगर कोई इस प्रकार की बात करता है तो उसको कहते हैं रेडिकल नेशनलिज्म। जैसे जर्मनी में माना जाता था कि जो आर्य नहीं है वो राष्ट्रवादी हो ही नहीं सकता, इसलिए यहूदियों को मार मार के भगाया गया। तो इस प्रकार के रेडिकल नेशनलिज्म का सपोर्ट जो है सुभाष चंद्र बोस नहीं करते। रेसिज्म, नस्लवाद, नस्लीय श्रेष्ठता और निकृष्टता, अंग्रेज लोग इस पर विश्वास करते थे कि गोरे अच्छे होते, काले बुरे होते, इसका विरोध करते थे, इसका समर्थन वो नहीं करते थे। तो फांसीवाद लोग भी नस्ल को बड़ा महत्व देते हैं। लीडरशिप कल्ट, लीडरशिप कल्ट माने लीडर ही सब कुछ होता है फांसीवादी देशों में। हिटलर के जयकारे के नारे लगते थे, हिटलर ही भगवान था, मुसोलिनी ही भगवान था,
वही न्यायपालिका, वही कार्यपालिका, वही विधायिका, वही जो बोलते वही सत्य है। एक पर्सनालिटी कल्ट होता है फांसीवादी देशों में लीडर के प्रति। लेकिन सुभाष चंद्र बोस खुद इस बात से इंकार करते थे कि लीडर की पूजा मत करो, लीडर की बात मत मानो, जब तक आपको ऐसा न लगे कि लीडर सही आदेश दे रहा है। ठीक है। आइडियलिज्म, मैं इसके पहले बता चुका हूं कि जो फांसीवादी होते हैं वो आदर्शवाद को मानते हैं, यथार्थवाद को नहीं मानते। लेकिन सुभाष चंद्र बोस यथार्थवादी नेता थे। स्टेट रिलीजन, फांसीवादी देशों में या तो स्टेट रिलीजन होता है या रिलीजन पर स्टेट का कंट्रोल होता है, ये दोनों बातें होती है। लेकिन इन दोनों बातों सुभाष चंद्र बोस ने इनकार किया है और उन्होंने रिलीजियस फ्रीडम की बात कही है। इंपेरियलिज्म, फांसीवादी लोग साम्राज्यवादी होते हैं। खुद जापान, जर्मनी ये बड़े बड़े साम्राज्यवादी देश थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस तो साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ते थे, इसलिए भी वो फांसीवादी नहीं है। और ये सब्सटेंटिव जस्टिस को नहीं मानते, जबकि फांसीवादी सब्सटेंटिव जस्टिस को मानते हैं। इस प्रकार निष्कर्ष ये निकलता है कि बोस वाज अ ट्रू सोशलिस्ट विद फासिस्ट कल्ट ऑफ सैक्रिफाइस, यानी वो फांसीवादी नहीं थे, लेकिन फांसीवाद में जो बलिदान देने की भावना होती है उस भावना से प्रेरित एक समाजवादी व्यक्ति थे। इसीलिए उन्होंने जब कहा कि भारत में किस प्रकार का शासन होना चाहिए, तो उन्होंने कहा था कि सोशलिस्टिक अथॉरिटेरियनिज्म। इसका मतलब क्या है? सोशलिज्म प्लस फासिज्म। तो फासिज्म से उन्होंने क्या लिया? फासिज्म से उन्होंने दो तीन चीज लिया, पूरा का पूरा फासिज्म नहीं लिया। वो दो तीन चीज क्या है? राष्ट्रवाद की भावना, देश के लिए हमेशा बलिदान होते रहने की भावना और डिसिप्लिन की भावना। ये चीजें सोशलिज्म फासिज्म में बहुत अच्छी हैं, उसको उन्होंने लिया समाजवाद में। ठीक है। और समाजवाद और फासिज्म का मिला जुला रूप बन गया सोशलिस्टिक अथॉरिटेरियनिज्म। ठीक है। तो कई बार परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, मेंस का प्रश्न बन सकता है कि क्या सुभाष चंद्र बोस एक फांसीवादी नेता थे? यदि हां तो क्यों, और यदि ना तो क्यों? तो आपको उत्तर देना है कि नहीं थे। बताना है कि हालांकि उनमें कुछ फांसीवादी प्रॉपर्टीज पाई जाते थे, लेकिन वो कंप्लीटली फांसीवादी नहीं थे। इस प्रकार से तर्क देकर के आप सिद्ध कर देंगे। ठीक है। अगला हम देखते हैं, कुछ और क्वेट्स देखते हैं सुभाष चंद्र बोस के। फ्रीडम इज नॉट गिवन, इट इज टेकन। स्वतंत्रता दी नहीं जाती, ली जाती है। ठीक है। नो रियल चेंज इन हिस्ट्री हैज एवर बीन अचीव्ड बाय डिस्कशन। संसार में कोई भी बड़ा परिवर्तन केवल बातचीत करने से नहीं आया है, तो भारत को आजादी भी बातचीत करने से नहीं आएगी। One individual may die for an idea. कोई एक व्यक्ति किसी एक विचार के लिए मर सकता है, but that idea will after his death, किंतु उसकी मृत्यु के बाद वह विचार एक बार फिर से जन्म लेगा और हजारों लोगों तक पहुंचेगा। कुल मिलाकर भगत सिंह टाइप की बात है कि आप व्यक्ति को मार सकते हो, उसके विचार को नहीं मार सकते। Forget not that the grossest crime is the compromise with injustice and wrong. संसार में सबसे बड़ा अपराध है अन्याय को और गलत चीजों को बर्दाश्त करना। Remember the eternal law. एक संसार का शाश्वत नियम है, वो ये है you must give if you want to give. यदि आपको कुछ पाना है तो आपको कुछ खोना पड़ेगा। आपको आजादी चाहिए तो कुछ खोना पड़ेगा। आजादी किसी कीमत पर मिलेगी। आजादी भिक्षा के समान आपको आपके कटोरे पर कोई ला करके दे नहीं देगा, और दे भी देगा तो ऐसी आजादी जो भिक्षा में मिली हुई है, जो अनुग्रह, अनुकंपा, कृपा के रूप में मिली हुई है, वो आजादी कितने दिन तक टिकेगी और हम उस आजादी पर कितना गौरव कर पाएंगे, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन हम आजादी हमारा हक है और हम उसको लड़ करके, कुछ त्याग करके, कुछ खो करके यदि हम उसको प्राप्त करेंगे तो ऐसी आजादी पर हमें जीवन भर नाज होगा और फिर हम इस आजादी की कीमत समझेंगे, इसको जीवन भर बचाने के लिए प्रयास करेंगे। जाति, धर्म, संप्रदाय के नाम पर हम खुद आपस में नहीं झगड़ेंगे। हम इस राष्ट्र को तमाम डाइवर्सिटीज के बावजूद एक मानेंगे, अपना मानेंगे, जैसे अमेरिका में है। चाहे अमेरिका में कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, भारत का हो, चीन का हो, सर्बिया का हो, इजराइल का हो, अमेरिका की एक ही नीति है, दैट इज नेशनलिज्म, दैट इज राष्ट्रवाद, दैट इज अमेरिका फर्स्ट। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने आजादी पाई है, उसको आजादी दिया नहीं है। हम चाहते थे हमको आजादी दे दो, सुभाष चंद्र बोस कहते थे नहीं, हम भी आजादी पाएंगे, कोई कीमत चुकाएंगे और उसके बदले में जब हम आजादी लेंगे। तो आज आप देख सकते हैं कि एक अमेरिका भी ब्रिटेन का गुलाम था, कनाडा भी ब्रिटेन का गुलाम था, ऑस्ट्रेलिया भी गुलाम था, न्यूजीलैंड भी गुलाम था,
कई देश ऐसे थे जो गुलाम थे, भारत भी गुलाम था। लेकिन आज अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड कहां है, भारत कहां है? ठीक है, इसलिए क्योंकि हमें आजादी दी गई है, उनको आजादी उन्होंने ली। ठीक है, तो ये सब तमाम चीजें। रास बिहारी बोस अगले एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी नेता है। रास बिहारी बोस 1886 में कलकत्ता में इनका जन्म हुआ, 1945 में टोक्यो में इनकी मृत्यु हुई। इंडियन रेवोल्यूशनरी, भारतीय क्रांतिकारी थे, मेंबर थे अनुशीलन समिति और गदर पार्टी के, ये दोनों रेवोल्यूशनरी पार्टी से हम पहले पढ़ चुके हैं। फाउंडर थे एक पॉलिटिकल एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन जुगांतर, उसके ये मेंबर थे। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जापान में इनकी स्थापना किया था। और इंडियन नेशनल आर्मी की भी इन्होंने स्थापना की थी, जिसको बाद में इन्होंने सुभाष चंद्र बोस के हाथों में सुपुर्द में कर दिया था। Escaped to Japan after a failed assassination of Lord Hardinge first। इसको बोलते हैं दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस। जब दिल्ली का कलकत्ता की जगह पर दिल्ली को कैपिटल बनाया गया था 1911 में, तो इसके विरोध में लॉर्ड हार्डिंग जो उस समय वायसराय थे, उस पर बम फेंका गया था, जिसमें रास बिहारी बोस और सचिन सन्याल दो व्यक्ति थे। इसको दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस कहते हैं। तो बम फेंका था, लेकिन लॉर्ड हार्डिंग जो है वो बच गए थे। तो पकड़े जाने के डर से इन्होंने भारत छोड़ दिया था और ये फिर जापान चले गए थे। और जापान में इन्होंने लगभग 11-12 साल निर्वासित जीवन जिया है। और अल्टीमेटली 1923 में इनको जापान की नागरिकता जापान में रहते हुए मिली थी। फिर ये एक जापानी महिला से शादी कर लेते हैं और वहीं पर ये शिफ्ट हो जाते हैं। आजीवन फिर ये वहीं रहते हैं। जापानीज गवर्नमेंट ऑनर्ड हिम विद द हाईएस्ट टाइटल गिवन टू अ फॉरेनर। किसी विदेशी को जापान द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च जो पुरस्कार होता है, वो पुरस्कार इनको भी दिया गया था। पुरस्कार का नाम था द सेकंड ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द राइजिंग सन। ये उस अवार्ड का नाम है। इन्होंने एक किताब भी लिखा है जो जापानीज भाषा में है, जिसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन है द विक्ट्री ऑफ यंग एशिया। ठीक है, जो कि जापान के ऊपर लिखी गई इनकी एक किताब है जापानी भाषा। ठीक है, तो ये रास बिहारी बोस, इनके बारे में और बहुत सारी बातें हम जब आईएनए वगैरह पढ़ रहे थे तो वहां हमने इनको समझ लिया। अब देखते हैं इंडिया एंड वर्ल्ड वॉर सेकंड। वर्ल्ड वॉर सेकंड जो है वो सितंबर 1945 आते आते तक खत्म हो गया। लेकिन भारत का उसमें क्या कंट्रीब्यूशन रहा, भारत का क्या प्रभाव पड़ा, ये तमाम चीजें हम देखते हैं। भारत ने इस द्वितीय विश्व युद्ध में टुक पार्ट फोर्सफुली ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटेन एंड एलाइड पावर्स। ब्रिटेन और जो एलाइड पावर्स थी, अमेरिका, फ्रांस, रशिया, चाइना, इनके साथ भारत ने मिलकर के लड़ाई लड़ी द्वितीय विश्व युद्ध में। लेकिन मजबूरी बस फोर्सफुली भारत के सैनिकों को इस युद्ध में भाग लेना पड़ा था। भारत में कई एक महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी नेता कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रहे थे। 2.5 मिलियन इंडियन सोल्जर्स ने पार्टिसिपेट किया था। 2.5 मिलियन यानी 25 लाख भारतीय सैनिकों ने, यह आज तक का सबसे बड़ा वॉलेंटियर ग्रुप है पूरी इतिहास में आज तक के। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन ने भारत से 2.5 लाख सैनिकों की भर्ती किया था। यह इतिहास में सबसे बड़ी संख्या है किसी वॉलेंटियर को रिक्रूट करने की। और उनको सेना में भर्ती कर लिया था और फिर सेना को यूरोप में, नॉर्थ अफ्रीका में, साउथ ईस्ट एशिया, जापान, बर्मा आदि में लड़ने के लिए भेजा गया था। प्रोवाइडेड बेस फॉर अमेरिकन ऑपरेशन इन सपोर्ट ऑफ चाइना। भारत ने अमेरिकी एयरफोर्स इत्यादि को भारत में ठहरने और वहां से चीन तक जाने के लिए रास्ता भी प्रदान किया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, क्योंकि चीन और अमेरिका एक साथ थे और एक तरफ से चीन को जापान घेर रहा था, तो जापान के द्वारा चीन को मदद करने के लिए अमेरिका भी मदद पहुंचाता था। उसके लिए भारत का उपयोग बीच में किया जाता था। इंडियन सोल्जर्स प्लेड डोमिनेंट रोल इन डिफेंडिंग इंडिया अगेंस्ट जापान एंड लिबरेटेड सिंगापुर, हांगकांग एंड ताइवान। भारतीय जवानों ने बड़ा बढ़ चढ़ के द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया और ब्रिटेन और उस समय जो इंडिया था, जो ब्रिटेन का गुलाम था, उसकी रक्षा की। किससे रक्षा की? जापान से, क्योंकि जापान ने अपना बर्मा अभियान चलाया था, जिसके तहत पहले वो बर्मा को जीतता, फिर अंडमान निकोबार को जीतता और उसके बाद फिर वो भारत के नॉर्थ ईस्ट को जीतता और फिर दिल्ली की तरफ रुख करता। लेकिन उसको बैटल ऑफ इम्फाल और कोहिमा में ही ब्रिटिश सैनिक, जो कि भारतीय सैनिक थे, उन्होंने जापान की सेना को पराजित किया था। ठीक है, तो जापान को भारत में घुसने से रोकने में भारतीय सेना की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसके अलावा वे इलाके जिसको जापान ने जीत लिया था, सिंगापुर को जीत लिया था, बर्मा को जीत लिया था, हांगकांग को जीत लिया था, ताइवान को जीत लिया था, तो इन सबको दोबारा
जापान से आजाद कराने में भी भारतीय सैनिकों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। 87,000 इंडियन सोल्जर्स एंड 30 लाख सिविलियंस डाइड। युद्ध के कारण 87,000 भारतीय सैनिकों की मृत्यु हुई थी, लेकिन युद्ध के दौरान ही बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था, जिसके कारण लगभग 30 लाख सिविलियंस लोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही मारे गए थे। ठीक है, भारत के महत्व को द्वितीय विश्व युद्ध में और प्रथम विश्व युद्ध में क्या महत्व था भारत का, इसको जो कमांडर इन चीफ थे ब्रिटिश सेना के भारत में, उनके स्टेटमेंट से हम समझते हैं। उन्होंने कहा है, ब्रिटिश wouldn't have come through both wars if they hadn't had the Indian army। ब्रिटेन कभी भी दोनों विश्व युद्धों में, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्धों में विजय प्राप्त नहीं कर सकता था यदि उनके पास भारतीय सेना नहीं होती। यह महत्व है भारत की सेना का। ठीक है, यह कहा है सर क्लाउड अचिनलेक, जो कि कमांडर इन चीफ थे भारत में पूरी ब्रिटिश सेना की। उनके द्वारा, इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति ने भारतीय सेना के महत्व को उजागर किया है। इंडियन सपोर्ट एंड अपोज। द्वितीय विश्व युद्ध में कौन कौन से राजनीतिक पार्टियों ने और कौन कौन से लोगों ने ब्रिटेन को अपोज किया था और सपोर्ट किया था, ये हम जब इसके पहले वाले वीडियो जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत मैं आपको बताया था, उसमें मैं आपको बता चुका हूं, तो आप वहां देख लीजिएगा। आफ्टर वॉर इंडिया इमर्ज्ड एज द वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल पावर एंड इट्स इंक्रीज्ड पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस paved the way for its independence। द्वितीय विश्व युद्ध का एक प्रभाव यह भी पड़ता है भारत पर कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था वो ठप्प पड़ चुका था, और ब्रिटेन की जरूरत के लिए इंडस्ट्रियल सामान भारत में बनते थे। स्टील है, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस है, फूड है, और भी जो तमाम बारूद वगैरह जो चीजें हैं वो सब भारत में बनने लगे थे, कपड़े वगैरह भारत में बनने लगे थे। तो क्योंकि भारत में ब्रिटेन की तुलना में शांति थी, ठीक है, क्योंकि भारत में युद्ध नहीं हो रहा था, भारत ने युद्ध में भाग जरूर लिया था, इसलिए भारत में रिलेटिवली शांति थी, और यहां पर ऑलरेडी पहले से इंडस्ट्रीज वगैरह लगे हुए थे। तो यहां पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भारत में काफी बढ़ा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, इतना बढ़ा कि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होते होते तक भारत दुनिया की चौथी बड़ी लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल पावर बन गई थी। इसके अलावा भारत की सेना ने जो आन बान शान दिखाया, सुभाष चंद्र बोस और उनके आईएनए ने अपनी जो क्षमता दिखाई, इन तमाम चीजों का प्रभाव यह पड़ा कि भारत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक रूप से एक बड़ी ताकत बनकर के उभरा, जिसके कारण अल्टीमेटली अंग्रेजों को विवश होकर भारत को आजादी देनी पड़ी। ब्रिटिश इंडियन आर्मी रिसीव्ड, जो आर्मी थी ब्रिटिश इंडिया, उसमें जो भारतीय सैनिक थे द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिए थे, उनमें से 4000 लोगों को ब्रिटेन की सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के पुरस्कार दिए गए, जिनमें से 31 सबसे बड़े पुरस्कार विक्टोरिया क्रॉस, जो आज के परमवीर चक्र के समान है, वो दिया गया था। प्रथम विश्व युद्ध में 11 लोगों को दिया गया था, यहां पर 31 लोगों को दिया गया। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध के साथ तुलना कर लेना कि प्रथम विश्व युद्ध में भारत का क्या कंट्रीब्यूशन था और यहां, और दोनों में क्या अंतर है। प्रथम विश्व युद्ध में भारत मर्जी से ब्रिटेन का साथ दे रहा था, यहां बिना मर्जी की। ठीक है, तो दोनों में एक टेबल बना लेना कि प्रथम विश्व युद्ध में भारत का क्या एटीट्यूड था और द्वितीय विश्व युद्ध में क्या था। ठीक है, रॉयल इंडियन एयरफोर्स एंड रॉयल इंडियन नेवी ऑल्सो प्लेड वेरी डोमिनेंट रोल। प्रथम विश्व युद्ध में तो एयरफोर्स और नेवी थे भी नहीं, और यदि थे भी तो उनका बहुत ज्यादा योगदान नहीं था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की तीनों विंग्स, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, जो तीनों ब्रिटेन के थे, उन तीनों ने कंट्रीब्यूशन दिया था। भारत से और भारत के बाहर रहने वाले अनेक भारतीय, खास करके ब्रिटेन में रहने वाले भारतीयों ने वॉलेंटरली अपनी मर्जी से ब्रिटेन की सेना में भर्ती होने का काम किया था, और भर्ती होकर के या तो वो ब्रिटेन की एयरफोर्स में काम करने लगे, या नेवी में, या आर्मी में काम करने लगे। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने जासूस के रूप में भी काम करके ब्रिटेन की बड़ी मदद की थी। रॉयल इंडियन नेवी, जो ब्रिटेन की नेवी थी भारत में, उसको रॉयल इंडियन नेवी के नाम से जाना जाता था, और उसके जहाज के पहले जो जहाज चलते थे, आज भी भारत में जो जहाज चलते हैं, उनको हम INS लगाते हैं, INS सिंधुदुर्ग, INS जलाश्व। उसी प्रकार ब्रिटेन के समय में जो जहाज होते थे नेवी के, उनके पहले एक प्रीफिक्स जोड़ा जाता था HMIS, जिसका मतलब है हर मैजेस्टीज इंडियन शिप। ठीक है, महामहिम, भारत के महामहिम की जहाज, हर मैजेस्टीज इंडियन शिप, ये नाम जोड़ा जाता था। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय में जो है लगभग जो नेवी की स्ट्रेंथ है, 50 गुना से ज्यादा नेवी की स्ट्रेंथ बढ़ी थी द्वितीय विश्व युद्ध के कारण।
ठीक है। और पहली बार नेवी में महिलाओं को एंट्री दिया गया था इसी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। यहीं से नेवी में महिलाओं की एंट्री का रास्ता भारत में खुला। ठीक है, यहां पर एक नोट लिखा हुआ है ब्रैकेट में, चिनडिट्स, CHINDITS, चिनडिट्स ये कौन है? और ये जो था ये ट्रूप्स ट्रेंड बाय गुरखा रेजिमेंट इन मध्य प्रदेश बाय कमांडर कृष्णा स्वामी। गुरखा रेजिमेंट के द्वारा उसके एक कमांडर थे जो बाद में मेजर जनरल बने, कृष्णा स्वामी। उन्होंने मध्य प्रदेश में भारत के उन लोगों को सैनिक ट्रेनिंग दी जाती थी जो वास्तव में सैनिक नहीं थे, क्योंकि भारत में 25 लाख लोगों को भर्ती किया गया था, तो क्या सब के सब सैनिक तो होंगे नहीं, तो उनमें से कुछ लोगों को मध्य प्रदेश में ट्रेनिंग दी गई थी और उनको कहा गया था चिनडिट्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना। 1 सितंबर 2020 मार्क्स 75 एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड। 1 सितंबर 2020 को 75 साल हो जाएंगे पूरे किसके? द्वितीय विश्व युद्ध को। ठीक है, इसलिए 2021 के एग्जाम में द्वितीय विश्व युद्ध या उससे संबंधित प्रश्नों के आने की संभावना है। ठीक है, एटलांटिक चार्टर। एटलांटिक चार्टर क्या है? एन लिख दिया है। आ स्टेटमेंट issued on 14th August 1941 that set out American and British goals for the world after World War II. वर्ल्ड वॉर सेकंड होने के खत्म होने के बाद दुनिया कैसी होगी, दुनिया में कौन कौन से नए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होंगे, नई व्यवस्था क्या होगी, इस पर विचार करने के लिए कनाडा के न्यू फाउंडलैंड नामक जगह पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंसेंट चर्चिल और अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ये दोनों मिले। इसके अलावा फिर वहां पर फ्रांस वगैरह के भी कुछ नेता थे। इन्होंने चर्चा किया कि भाई जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा तो दुनिया कैसी होगी, उस पर चलो हम लोग कुछ चर्चा करते हैं। उसी पर चर्चा करने के लिए अटलांटिक चार्टर पर दस्तखत किया था अमेरिका और ब्रिटेन ने। बाद में इस पर फ्रांस और रसिया इत्यादि देशों ने भी, चाइना इत्यादि ने भी इस पर दस्तखत किया था। अटलांटिक चार्टर क्या कहता है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा तो डीकोलोनाइजेशन किया जाएगा, माने दुनिया के उन यूरोपीय देशों ने एशिया अफ्रीका के जिन देशों को गुलाम बनाया उनको मुक्त कर दिया जाएगा और उनको सेल्फ रूल का पावर दे दिया जाएगा। आप अपना शासन खुद संभालिए, उनको आजादी दे दी जाएगी। रिडक्शन इन ट्रेड रेस्ट्रिक्शन, दुनिया भर में जो व्यापार होने पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स लगते हैं उनको कम किया जाएगा, यानी व्यापार को लिबरलाइज किया जाएगा। ग्लोबल कॉपरेशन, दुनिया भर में विभिन्न देशों के बीच में सहयोग बढ़ाया जाएगा। डिसआर्मामेंट, निशस्त्रीकरण, हथियार वगैरह बनाना बंद किया जाएगा और ये तमाम कार्य जो है वो किए जाए। इसी अटलांटिक चार्टर के कारण, जिसको बाद में और भी कई देशों ने दस्तखत किया, के कारण ही डिसमेंटलिंग ऑफ ब्रिटिश एम्पायर का विघटन इसी अटलांटिक चार्टर के कारण हुआ था। अमेरिका ने इसी शर्त पर द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन जैसे देशों की मदद की थी। जब आप अटलांटिक चार्टर पर दस्तखत करोगे तो कहने का मतलब यह है कि भारत को आजादी भारतीय प्रयासों के कारण तो मिली होगी, लेकिन अंतरराष्ट्रीय प्रयास भी भारत की आजादी में महत्वपूर्ण है, जिसमें एक था जर्मनी का प्रयास जो हिटलर के माध्यम से किया गया था, कैसे वो मैं आगे बताऊंगा। दूसरा था अमेरिका के द्वारा, क्योंकि अमेरिका ने ब्रिटेन को मदद देने का आश्वासन तभी कहा था जब आप पूरे देश को गुलाम से आजाद कर दोगे, तभी मैं आपको द्वितीय विश्व युद्ध में मदद करूंगा, अटलांटिक चार्टर पर दस्तखत करो। ठीक है, तो केवल हम ही अपना पीठ थपथपा लें कि हम ही ने आजादी दिलाई है, ऐसा नहीं है। आजादी उस समय की परिस्थिति, उस समय कोई राजनीतिक पार्टी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, तो भी भारत को आजादी मिलती, यह तय था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो 1941 में अटलांटिक चार्टर जो है वो तय कर लिया गया था और इसी अटलांटिक चार्टर के कारण ब्रिटिश एम्पायर, फ्रांस एम्पायर, जर्मन एम्पायर, ये जितने बड़े बड़े एम्पायर थे जिन्होंने दुनिया भर के देशों को गुलाम बनाया था, उनको गुलाम से मुक्त करने का काम इस अटलांटिक चार्टर द्वारा किया गया। दूसरा था फॉर्मेशन ऑफ नाटो जो कि एक सैन्य ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका द्वारा बनाया, उसका गठन भी इसी चार्टर के सिद्धांत से आगे बढ़ा था। गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पूर्ववर्ती रूप है, उसकी स्थापना भी इसी चार्टर द्वारा हुआ। IMF, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इन सभी तमाम बड़े अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना अटलांटिक चार्टर के कारण ही संभव हो पाया और इन सबका उद्देश्य था कि गुलाम देशों को आजाद किया जाए।
क्योंकि जब गुलाम देश आजाद होंगे तभी कैपिटलिज्म ग्रो करेगा, तभी अमेरिका जैसे बड़े देशों को दुनिया भर में बड़ा बड़ा मार्केट मिलेगा, वो वहां जाकर के अपना माल बेच सकते हैं, उनसे कच्चा माल खरीद सकते हैं। ये तमाम काम करने के लिए अमेरिका ने अटलांटिक चार्टर दस्तखत करवाया था। लेटर ऑल अदर मेंबर्स ऑफ एलाइड पावर एक्सेप्टेड इट। पहले अमेरिका और ब्रिटेन के बीच का समझौता था, बाद में जब युद्ध खत्म हो गया तो एलाइड पावर जितने थे, उसमें फ्रांस भी था, उसमें रशिया भी था, उसमें चाइना भी था, ठीक है, उसमें स्विट्जरलैंड भी था, उन तमाम देशों ने, स्विट्जरलैंड नहीं सॉरी, और भी जो देश थे उन्होंने इसमें दस्तखत कर दिया, ठीक है। तो ये था अटलांटिक चार्टर और उसका महत्व। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब आगे फिर भारतीय इतिहास पर वापस आएंगे और कुछ और टॉपिक्स देखेंगे। धन्यवाद।